हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लास फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन 6 है आपका 3.2 का। 5 क्वेश्चन आपके हो गए थे पिछली क्लास में, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा शायद से। और आगे देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ। देखिए, अभी आपने देखा जैसे आपके पास दो इक्वेशन है, आपने क्या कर 2x प्लस में 3y = 5, यहाँ पे 3x प्लस में 9y = 7। मान लो ये दो इक्वेशन है, तो आप इसमें से निकालते थे a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो यहाँ से आपको मिलता था आपको तीनों। इनके लिए देखिए क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये होता था पैरेलल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें इसके लिए क्या है, अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब हमें प्रतिच्छेदित रेखाएं, उसके बाद समांतर रेखाएं तथा संरेखी के लिए हमें क्या करना होगा, कम से कम दो लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी यहाँ हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। अब बताना आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बताओ। दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको बताना है जिसके लिए क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, या उसके बाद दूसरा बताओ जिसके लिए पैरेलल लाइन हो और कोइंसिडेंट लाइन हो। तो अलग अलग इक्वेशन बताने हैं जो इसके साथ क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट बनाए, फिर पैरेलल बनाए, बाद में फिर तीसरा कोइंसिडेंट। तो हम देखते हैं। देखिए क्या है, पहले हम करते कैसे। यहाँ पे मैं पहले से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की पता चल जाएगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें चाहिए क्या, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए चाहिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही होते हैं आईडी। अब देखो क्या करते हैं हम, a1 की वैल्यू हमें पता है। यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2, और b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और c1 की वैल्यू क्या है -8। अब देखिए हमें क्या करना है कि a1 a2 डज नॉट b1 b2 की इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे a2 ले लेते हैं 3, और b2 ऐसा कुछ ले लेते हैं 4, और c2 यहाँ पे ले लेते हैं 9। अब देखो क्या है, अगर इक्वेशन बनाऊँ a1/a2 यहाँ रखो, देखो 2/3 इक्वल टू b1 की वैल्यू 3/4। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, डज नॉट इक्वल, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। अब देखिए हम इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, पहले बताया गया था आपको a1x प्लस में b1 a2x, दूसरे के लिए हमें निकालना है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ऐसे लिखते हैं। हमने बताया था दो इक्वेशन, पहला जो है वो a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब a2 की वैल्यू देखो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। a2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3x, प्लस में b2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ 4y, और c2 की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये आपकी इक्वेशन आ गई जिसके लिए क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन कर रही है। ठीक, क्लियर। तो ये आपका हो गया पहले के 6 का पहला सॉल्व। तो आपने ये इक्वेशन भी बतानी है। आपको करने का तरीका a1 b1 और c1 लिख लो, फिर a2 b2 c2 लिख लो। फिर उसके बाद जैसे आपने ये बताया, जहाँ a1 a2 है, जहाँ b2 है, जहाँ c2 है, उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन हो गया इसके लिए। ठीक, क्लियर। ये हो गया प्रतिच्छेदित रेखा के लिए। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ, हाँ एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ पे कुछ और भी ले सकता था। जरूरी नहीं कि अगर आप ऐसा आंसर चेक करो बुक में, देखो कि फिर वहाँ पे कुछ और इक्वेशन लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ और भी लूँगा तब भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ अभी 5 ले लूँ, और यहाँ 7 ले लूँ। अब देखो ये क्या, 2/5, और यहाँ 3 है ऊपर वाले में, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया b2 के बाद। अब क्या है, दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तब भी क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। मतलब अब इक्वेशन यहाँ पे इस कंडीशन कुछ और बन जाएगी, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, इक्वेशन दूसरी बनेगी। तो आपको बस इतना बताना है कि किस इक्वेशन के लिए क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। एक ही इक्वेशन नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है। हमें सिर्फ एक इक्वेशन बताना है, हमने बता दिया। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस इक्वेशन, यहाँ पे इसके सामने कि 3x प्लस में 4y प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब दूसरी वाली कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 b1 b2 बराबर होते हैं भाई, लेकिन b1 b2 जो होता है वो c1 c2 के बराबर नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। a1 a2 में पहले पता है, देखो a1 क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरदम के लिए
A1 के लिए क्या है, A1 यहाँ 2 है, और B1 क्या है यहाँ पे 3 है, और C1 क्या है माइनस में 8 है। मतलब पहला दूसरा हमें इक्वल करना है और लास्ट वाला इक्वल नहीं करना है। देखो तरीका क्या होता है, बस आपको ये देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 की टेबल में आने वाले नंबर को नीचे लिखो, 2 2 जा 4, जैसे यहाँ पे लिख दिया 4, है ना। अब यहाँ पे 2 2 जा 4 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 कर दिया, तो 3 2 जा 6 कर दिया। मतलब A2 की वैल्यू हमने ले लिया क्या 4, और B2 की वैल्यू हमने ले लिया 6। अब देखो C2 हमें क्या करना है, ये अलग होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए लेकिन ये अलग, तो हमें क्या करना है, A2 से 16 नहीं करना। मान लो 16 है तो 17 कर लो या 15 कर लो, मतलब ऐसा करो जो ट्वाइस नो थ्राइस हो जाए चलेगा, है ना। ट्वाइस हमने पहले ले लिया, तो देखो यहाँ पे मैंने ले लिया 9, यहाँ ले लिया 9, ठीक। अब देखो यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो देखो A1 क्या है 2/4, इसे लिख सकते हैं 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इक्वल टू देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, 1/2, ऊपर -8/9। ये दोनों देखो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ये समांतर रेखा के लिए फॉलो कर रहा है। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था कैसे, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 = 0। अब A2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ लिख दो 4x, और B2 की वैल्यू कितनी है 6y, और C2 की वैल्यू कितना 9 = 0। ये दूसरा इक्वेशन है। ये आपके इसके साथ इस इक्वेशन को अगर लेंगे हम तो क्या होगा, एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बस। अब आगे देखिए कोइंसिडेंट मतलब संरेखी, एक ही रेखा से जाती हुई। अब देखिए कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है आइडेंटिटी, आपको पता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब देखिए आपके पास पहले क्या है A1, अब यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं, A1 क्या है पता है, A2 पता है, A1 पता है, B1 पता है, C1 पता है। अब की बार आपको क्या करना है, सारे इक्वल करना है। देखो हमने जब यहाँ पे लिया था कि ये इन दोनों को इक्वल करना था, तो हम पहले वाले नंबर का ट्वाइस ले लिया हमने, चाहे तो हम ट्वाइस लेते, चाहे थ्राइस लेते, चाहे 4 टाइम ले लेते, लेकिन जितने बार से लेना है। अब देखो सेम करना था, तो अब हम फिर यही करते हैं यहाँ पे भी। A2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या करते हैं, A2 की वैल्यू 2 था, 2 का 4 कर लो, या 2 3 या 6 कर लो, यहाँ पे मान लो 6 कर लेता हूँ 6, और B2 की वैल्यू 9 कर लेता हूँ 3 बार में, और यहाँ C3 की वैल्यू 24 कर लेता हूँ। लेकिन देखो ऊपर माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो हमें माइनस को काटना है, जिसका मतलब नीचे भी माइनस लेना होगा। अब देखो क्या है, A1/A2 मतलब 6, ऊपर क्या है 2/6, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब 1/3। देखो मैं लिखता हूँ 1/3, देखते हैं ऐसा फॉलो कर रहा है। और B1 की वैल्यू कितनी है देखो 3, और B2 की वैल्यू कितनी है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखो यहाँ भी 1/3 है। C1 की वैल्यू देखो कितना है वहाँ पे -8, और यहाँ पे कितना माइनस में 24, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3। यहाँ पे भी 1/3, मतलब देखो तीनों जगह आपको क्या है 1/3 = 1/3 = 1/3, मतलब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आपको मिल गया, फाइंड हो गया। इसका मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये संरेखी हैं। अब देखिए क्या कौन सा समीकरण यहाँ पे बन रहा है, A2, यहाँ पे देखो A2x, A2 की जगह हम रखेंगे क्या 6x, प्लस में B2 की जगह क्या रखेंगे 9y, प्लस में C2, देखो यहाँ प्लस में आना चाहिए था लेकिन यहाँ माइनस है, सॉरी C3 लिख दिया यहाँ पे C2। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे हमें प्लस लिखना था, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे मिल गया क्या माइनस में 24 = 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, जिसके लिए क्या है ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये संरेखी है, ठीक है ना। ये इसके साथ आपका छठा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको 7th क्वेश्चन जो है लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, चाहे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।